जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को पता है डेली सुबह 11:30 बजे सामान्य ज्ञान का जो है स्पेशल टेस्ट होता है, जो कि यूपी पेट परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन होता है। साथियों, हमने आपसे कहा था यदि आप लोग इस क्लास को डेली कर रहे हैं सुबह 11:30 बजे, आपको कोई समस्या नहीं होगी, बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे जीके जीएस सेगमेंट में। दोस्तों, आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखोगे, इसी आधार पर जो है सवाल पूछे गए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा और हर एक सवाल का आंसर देते हुए चलिएगा। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किया गया है? बताएं। यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपके सामने दे दिए गए हैं। सभी साथी प्रयास करें, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताएं। चलिएगा साथियों, अगर बात करें हम लोग नागरिकता की, तो नागरिकता का उल्लेख जो है भाग 2 में किया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 2 में किया गया है। और बात करें दोस्तों अगर आर्टिकल की, तो अनुच्छेद 5 से 11 के तहत। ठीक है, एक सवाल और पूछा जा सकता है पेपर में कि नागरिकता संबंधित अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तब आप कहोगे सर इंग्लैंड के संविधान से, यानी ब्रिटेन के संविधान से जो है नागरिकता संबंधी अवधारणा ग्रहण करी गई है भारतीय संविधान में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 5 से 11 के तहत जो है भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधित प्रावधान किया गया है। भाग पूछे तब आप कहोगे भाग 2 में। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों अनुच्छेद 36 से 51 के तहत, आप सभी जानते होंगे अनुच्छेद 36 से 51 के तहत जो है नीति निदेशक तत्वों को रखा गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है? बताएं। भाग 3 में, 4 में, 2 में और आपका दिया है भाग 5। सवाल नंबर सेकंड का यहाँ पर सबका आंसर आना चाहिए। चलिए भाई, पूरे धैर्य के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है? साथियों, बात करें अगर मौलिक अधिकार की, तो भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार को रखा गया है। अगर अनुच्छेद आपसे पूछे तो 12 से 35 अनुच्छेद के अंतर्गत। ठीक है, एक सवाल और पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकार संबंधित अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो याद रखिएगा दोस्तों, अमेरिका के संविधान से ली गई है। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से जो है ग्रहण करी गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? बताइए। आयरलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका और आपका दिया है इनमें से कोई नहीं। चलिए सवाल नंबर थर्ड का आंसर करें। बताएं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन जो आपका दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन वाले साथी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बात करें दोस्तों अगर राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत की, तो इसका उल्लेख किस भाग में किया भारतीय संविधान में? तो भाग 4 के अंतर्गत। कहाँ भाई? भाग 4 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। अगर आपसे अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद जो है 36 से 51 के तहत जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर जो ब्रिटेन दिया गया है भाई, ब्रिटेन के संविधान से आप सभी साथी जानते हैं कि ब्रिटेन के संविधान से जो है नागरिकता संबंधी अवधारणा ली गई है। और आपका संसदीय शासन प्रणाली जो व्यवस्था है भारतीय संविधान में वर्तमान समय में, संसदीय व्यवस्था, यहाँ से जो है ये व्यवस्था ग्रहण करी गई है ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, और अमेरिका के संविधान से हमने अभी आपको बताया मौलिक अधिकार संबंधी अवधारणा जो है अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगर आपसे पूछे साथियों मौलिक कर्तव्य की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है, तब आप कहोगे सर रूस के संविधान से जो है मौलिक कर्तव्य की अवधारणा ली गई है। मौलिक अधिकार की दोस्तों संख्या कितनी है? वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार हैं। और मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट को आप लोग याद रखें, आपका ए ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 4 है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? बताइए। सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग आंसर कर दो, यहाँ पर सबका आंसर आना चाहिए। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? बताएं। चलिए भाई, सवाल नंबर 4 का यहाँ पर सबका आंसर आना चाहिए। बताएं, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है सर्वप्रथम कब गाया गया? साथियों 1896 में। कब भाई? 1896 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आप सभी ध्यान रखिएगा, वंदे मातरम जो है पहली बार दोस्तों 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। अगला सवाल,
मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी, बताएं। चलिएगा सभी लोग आंसर करें। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। सबका आंसर आना चाहिए। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी, बताएं। सबका आंसर आना चाहिए। चलिएगा यहाँ पर साथियों आपका जो सी ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सुष्मिता सेन। ठीक है, सुष्मिता सेन। अच्छा, इन्हें जो है मिस यूनिवर्स का खिताब कब दिया गया था, 1994 में। कब भाई, 1994 में। तो आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट है। अगला सवाल, नोबेल पुरस्कार की स्थापना जो है किस देश ने की थी, बताएं। सवाल नंबर 6 का आंसर करें। सभी साथी यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश के द्वारा करी गई थी। सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, स्वीडन के द्वारा। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा करी गई थी। किसके द्वारा, अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा जो है करी गई, और 1901 से जो है नोबेल प्राइज़ प्रदान किया जा रहा है। अगला सवाल, द गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बताएं। चलिए आंसर करें। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताएं। द गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक पुस्तक के राइटर कौन है। सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, आप लोग बताएं, प्रयास करें। सरोजनी नायडू। कौन भाई, सरोजनी नायडू। और बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया, कई परीक्षा में ये सवाल आया है। ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। द गोल्डन थ्रेशोल्ड जो है ये दोस्तों क्या है, एक कविता संग्रह की पुस्तक है। क्या भाई, इसमें सभी कविताएं उल्लिखित हैं। आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे दोस्तों भारत की कोकिला किसे कहा जाता है, तो भारत की कोकिला जो है सरोजनी नायडू को कहा जाता है। किसे भाई, भारत की कोकिला सरोजनी नायडू को भी कहा जाता है। अगला सवाल, अकबरनामा पुस्तक के राइटर कौन है। सवाल नंबर 8 का आंसर करें फटाफट भाई, आंसर देते हुए चलो आप लोग। चलो भाई, अकबरनामा पुस्तक के लेखक जो है कौन है, अबुल फजल, अब्दुल समद, फैजी, इनमें से कोई नहीं। अच्छा, आप सभी से निवेदन है कि एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी साथियों के पास, यदि आपको चीज़ें बेहतर लग रही है, कंटेंट यदि आपको बेहतर लग रहा है। नहीं तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं आप लोग। ठीक है, चलिए अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है, बताएं। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, अबुल फजल। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अबुल फजल के द्वारा जो है अकबरनामा पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है, याद रखें, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखें, परम सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, बताइए। तीसरी, दूसरी, चौथी और आपका दिया है पाँचवीं। बताइए किस जनरेशन का कंप्यूटर है, कौन सा परम सुपर कंप्यूटर जो है किस जनरेशन का है, बताओ। थर्ड, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ। तो भाई ये जो है आपका फोर्थ जनरेशन का है। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल ये रहा, भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था। सवाल नंबर 10 का आंसर करो आप लोग। भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था, बताएं। क्वेश्चन नंबर 10 का आप लोग आंसर करो। चलिए, तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 1872 से जो है जनगणना की गई थी। सबसे पहली बार अगर आपसे पूछे कि कब जनगणना की गई थी, तो 1872 में। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, नियमित रूप से कब जनगणना प्रारंभ हुई थी, तो 1881 से। कब भाई, 1881 से। ठीक है, अगला सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है कौन सा है, बताएं। चलिए भाई, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है कौन सा है, सवाल नंबर 11 है, बताएं। प्रयास करें, फटाफट आंसर करें। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा और आपका दिया है नागालैंड। जो भी दोस्त गए हैं सिक्किम पर वो बिल्कुल भाई होशियार है, उनका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से नगदी फसल कौन सी नहीं है, गन्ना, कपास, गेहूं, इनमें से कोई नहीं, बताओ। चलिए सभी लोग बताएं, इनमें से जो है निम्नलिखित में से नगदी फसल कौन सी नहीं है, नगदी फसल जो है कौन सी नहीं है, बताएं। सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, आप लोग बताओ। साथियों गन्ना हो गया, कपास हो गया, ये आपका नगदी फसल के अंतर्गत आएगा, लेकिन गेहूं जो है आपका दोस्तों नगदी फसल के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें। अगला सवाल देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है, सवाल नंबर 13 यहाँ पर है, आपकी स्क्रीन पर है, बताओ। चलिए भाई, सब लोग आंसर कर दो, फटाफट आंसर करो भाई। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और आपका दिया है आंध्र प्रदेश, उसके बाद है आपका पंजाब। सवाल नंबर 13 है, महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा भाई पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी वाले साथी राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, भारत का जो सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है वो है आपका दोस्तों पश्चिम बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल। अगला सवाल,
भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है बताइए। सवाल नंबर 14 का आंसर करें आप लोग फटाफट। भारत का जो है सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जो है कौन सा है। चलिए, काजीरंगा, हेमिस और आपका दिया राजा जी, जिम कॉर्बेट। बताएं, सभी लोग आंसर करें फटाफट। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। कई परीक्षा में दोस्तों ये सवाल पूछा गया है, तो वो है दोस्तों आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा भाई, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। आपका डी ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर है, क्या आप लोग बता सकते हो, कमेंट करिएगा एक बार ज़रूर आप लोग, ठीक है। ये कहाँ पर है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ज़रूर बताइएगा। किस राज्य में जो है राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर स्थित है बताइए। किस राज्य में जो है राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर स्थित है। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और आपका दिया है केरल। बताइए, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और दिया है केरल। आपका ए ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, यहाँ पर इस क्लास में पूरे 40 सवालों को कवर किया गया है। लास्ट में आप लोग स्कोर बताइएगा कि आपने जो है कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है। इससे दोस्तों आपका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सही करते हैं। जो टारगेट रहेगा 25 सवालों का रहेगा इस क्लास का, ठीक। चलो अगला सवाल देखो। गुप्त वंश के किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। सवाल नंबर 16 है, कई परीक्षा में सवाल पूछा गया है, बताएं। चलिए, गुप्त वंश के किस राजा को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता था। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, अशोक और आपका दिया है बिंदुसार। बताइए, समुद्रगुप्त को, किसो भाई, समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो की खोजकर्ता जो है कौन है। बताइए, मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता कौन है, किसे कहा जाता है भाई, बताओ। आर डी बनर्जी को, जॉन मार्शल को, जेम्स प्रिंसेप को, इनमें से कोई नहीं। चलिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज दोस्तों किसके द्वारा करी गई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है दयाराम साहनी के द्वारा करी गई थी। कब, 1921 में। कब भाई, 1921 में। और मोहनजोदड़ो की अगर बात करें दोस्तों, ये आर डी बनर्जी के द्वारा जो है इसकी खोज करी गई थी। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कब, 1922 में, ठीक है। अगला सवाल देखिए, एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है बताइए। चलिए, एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है, आप लोग बताएं। प्रयास करें सभी साथी यहाँ पर। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताओ। चलिएगा, एडीबी का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा मनीला, फिलीपींस में। कहाँ पर, मनीला में स्थित है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय। बी ऑप्शन आपका राइट। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है बताइए। सवाल नंबर 19 आपके स्क्रीन पर है, सभी साथी आंसर देने का प्रयास करें। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो है मुख्यालय यानी आईओसी का जो है मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। रूस, स्विट्जरलैंड, भारत और आपका दिया है जर्मनी। बताइए, आंसर करें सब लोग यहाँ पर। जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका, क्या भाई, सही उत्तर क्या हो जाएगा, एक बार आप सभी लोग प्रयास करें। राइट आंसर हो जाएगा आपका स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर बी वाले साथी राइट है। अगला सवाल देखिए, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है बताइए। सब लोग आंसर करो फटाफट। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग बताओ, प्रयास करो। साथियों, ये अगर बात करें खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय की, तो ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है, ये आपका रोम, ठीक है। रोम कहाँ पर है दोस्तों, ये आपका इटली में है, ठीक है। तो रोम में आपका जो है खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय स्थित है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी FAO। क्या भाई, FAO। अगला सवाल देखिएगा, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये सभी दोस्तों ये स्टैटिक जी के आपके टॉपिक हैं। यहाँ से जो सवाल नंबर 21 है, 20 जो सवाल था, ये सभी जो है आपके स्टैटिक जीके के सवाल हैं। बताओ, सार्क का मुख्यालय जो है आपका कहाँ पर स्थित है, बताओ। फटाफट आंसर देने का प्रयास करो। क्या आप सार्क का फुल फॉर्म बता सकते हो। सार्क का क्या आप लोग फुल फॉर्म बता सकते हो। अगर पता है तो आप लोग कमेंट करिएगा एक बार। देखते हैं ऐसे कितने साथी जो जानते हैं सार्क के बारे में। तो इसका मुख्यालय दोस्तों काठमांडू में स्थित है, ठीक है। नेपाल की राजधानी दोस्तों क्या है, काठमांडू। क्या भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई बताएं। सवाल नंबर 22 का आंसर करें। चलिए भैया आंसर करिएगा। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताओ। स्वराज पार्टी की स्थापना जो है
किसके द्वारा करी गई थी और कब करी गई थी? साथियों 1923 में, ध्यान रखिएगा 1923 में जो है स्वराज पार्टी की स्थापना C.R. दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा करी गई थी। ये ऑप्शन आपका जो दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, अगला सवाल देखें, रिंग फेंस नीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए, चलो भाई आंसर करो। सभी दोस्त यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। रिंग फेंस नीति जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? तो ये जो है वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। साथियों यह नीति जो है, ध्यान रखिएगा, रिंग फेंस नीति जो है यह भारतीय राज्यों को एक दूसरे से लड़ाकर अपनी यह जो है नीति जो थी भारतीय राज्यों को एक दूसरे से लड़ाकर कंपनी की सुरक्षा हेतु अपनाई गई थी। ठीक है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। ठीक है, आपसे सीधा सवाल पूछ सकता है कि रिंग फेंस की नीति जो है किसके द्वारा अपनाई गई थी या किसके द्वारा शुरू की गई थी, तब आप कहोगे वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। ठीक है, आप सभी जानते हैं वॉरेन हेस्टिंग जो है बंगाल का गवर्नर था। ठीक है, अगला सवाल, गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? सवाल नंबर 24 का यहाँ पर आंसर करें आप लोग। चलिएगा 24 का आंसर करिएगा। गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? चलिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। याद रखें ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, प्लासी का युद्ध जो है किस वर्ष लड़ा गया था? बताइए, प्लासी का युद्ध जो है किस वर्ष लड़ा गया था? चलिए, सभी को पता होगा भाई, और यहाँ पर जो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है, आप सभी जानते होंगे, डेट सहित याद रखिएगा। 23 जून 1757 को, कब भाई? 23 जून 1757 को जो है प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था? सवाल नंबर 26 का आंसर करें। चलिए दोस्तों, आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखिएगा, इसी आधार पर जो है सवाल पूछे गए हैं पेपर में। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन जो है कौन सा था? वो था दोस्तों आपका कौन सा? बताओ, एक बार प्रयास करो आप लोग फटाफट। चलो, चलिए फिर बताइए, आंसर करिएगा। तो वो है आपका दोस्तों असहयोग आंदोलन। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक में से एक थे? बताइए, सभी लोग आंसर करें। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक में से एक थे? राम प्रसाद बिस्मिल, सूर्य सेन, लाला लाजपत राय, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? राम प्रसाद बिस्मिल। याद रखें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगर बात करें हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के जो संस्थापक थे, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे? सचिंद्रनाथ सान्याल थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे और जोगेश चंद्र चटर्जी। कौन? जोगेश चंद्र चटर्जी। ये तीन लोग जो है शामिल थे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राम प्रसाद बिस्मिल। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल ये रहा, बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? बताइए, बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? 1906 में, 9 में, 11 में और आपका दिया 1913 में। आपका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? एक बार सभी प्यारे दोस्त आंसर कर दो। और ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अच्छा, यहाँ पर जो भी सवाल दोस्तों लिए गए, एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं जो किसी परीक्षा में पूछा नहीं गया हो। ये सभी क्वेश्चन जो है किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। चलिएगा, बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया? 1911 में। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट होगा। ठीक, अगला सवाल, प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण जो है किसके शासनकाल में हुआ था? बताइए। चलिए, प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण जो है किसके शासनकाल में हुआ था? याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 1853 में दोस्तों याद रखिएगा पहली बार जो है रेलगाड़ी चली थी। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से ठाणे तक। मुंबई से ठाणे तक जो है 1853 में पहली बार जो है रेल चली थी। ठीक है, किसके कार्यकाल में? जो है लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा लिया गया था? बताइए। सवाल नंबर 30। देखिएगा, थोड़ा फास्ट तरीके से हम लोग चल रहे हैं जिससे कम समय में आपको ये 40 प्रश्न आपको मिल जाए। ठीक है, विद एक्स्ट्रा फैक्ट। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा लिया गया था? तो वो है दोस्तों आपका केसरी। क्या? ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है। अगला सवाल, महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष जो है औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? बताइए, महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? चलिए,
चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद संघर्ष, खेड़ा सत्याग्रह, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अहमदाबाद सत्याग्रह। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, भारतीय क्रांति की जननी किसे जाना जाता है, बताएं। चलिए भाई, भारतीय क्रांति की जननी के रूप में किसे जाना जाता है? मैडम कामा को, कस्तूरबा गांधी को, एनी बेसेंट को, सरोजनी नायडू को। आपका सही उत्तर हो जाएगा मैडम भीकाजी कामा को जो है भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है। आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल ये रहा, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, बताएं। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सब लोग आंसर करेंगे यहाँ पर, और पता भी होना चाहिए क्योंकि महत्वपूर्ण सवाल है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, संविधान का निर्माता भी इन्हें कहा जाता है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे ये संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू जो है संघ समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। और ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया गया था। कभी कभी सवाल ऐसे पूछता है कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तब आप कहोगे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों क्या थे, आप सभी जानते हैं, ये जो है भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, सही उत्तर क्या है दोस्तों इस सवाल का? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला सवाल, शब्द पंथ निरपेक्ष को भारत के संविधान में कब जोड़ा गया था, बताइए। चलो भाई आंसर करो, फटाफट आप लोग आंसर करो। और कृपया करके भाई आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, शब्द पंथ निरपेक्ष को भारत के संविधान में कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। कब भाई? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और 42वें संविधान संशोधन को दोस्तों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है, मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल, भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है, बताइए। भारतीय संविधान का भाग 4 जो है ये आपका किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, मौलिक अधिकार से, मौलिक कर्तव्य से, नागरिकता से। अगर दोस्तों बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मौलिक अधिकार का उल्लेख किस में है? भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। मौलिक कर्तव्य का जो है किसमें है? भाग 4A में। किसमें? भाग 4A में। नागरिकता का उल्लेख किस में है? भाग 2 में। भाग 2 में जो है नागरिकता का उल्लेख किया गया है। ठीक, अगला सवाल, संविधान के किस अनुसूची में पंचायत की शक्ति को शामिल किया गया है, बताओ। सवाल नंबर 36, आप लोग आंसर करो। चलिएगा, संविधान के किस अनुसूची में पंचायत की शक्ति को शामिल किया गया है? सवाल नंबर 36 है। आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा अनुच्छेद आर्टिकल 11, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की याचिका जारी कर सकता है, बताइए। सर्वोच्च न्यायालय जो है कितनी प्रकार की जो है याचिका जारी कर सकता है, यानी रिट जो है कितनी प्रकार की जारी कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, याद रखिएगा साथियों, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगर आपसे सवाल पूछे दोस्तों कि जैसे यहाँ पर दिया है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है कितने प्रकार की रिट यानी याचिका जारी की जा सकती है, तो 5 प्रकार की। अगर आपसे पूछे कि हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के द्वारा कितने प्रकार की जारी कर सकती है रिट, तो 6 प्रकार की। ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा, यानी हाई कोर्ट का ज़्यादा होता है, 6 होता है, और सुप्रीम कोर्ट का 5 होता है। ठीक, अगला सवाल, भारत के संविधान ने किस देश के संविधान से एकल नागरिकता और सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषता को ग्रहण किया है? ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका, बताओ। छाप दो फटाफट आप लोग आंसर, सभी का आंसर आना चाहिए, बताओ। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको दोस्तों बताया कि नागरिकता और संसदीय संबंधित प्रणाली जो है ये आपका ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 से संबंधित है, 5 से 11 से संबंधित क्या है भाई? ये है आपका दोस्तों क्या भाई? नागरिकता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नागरिकता भाग 2 में वर्णित किया गया है। अगला सवाल, और ये लास्ट सवाल है, आप लोग इसका आंसर करिएगा। सवाल नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? आपसे सीधा सवाल पूछ सकता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है कौन थे?
सवाल नंबर 40 है, इसका आंसर आप लोग करेंगे। इससे ये पता चलेगा कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो क्लास में अंत तक बने रहते हैं। ठीक है, जो भी साथी सबसे पहले आंसर करेंगे उनका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। यदि आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डाल दिया गया है। ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार ज़रूर बताएं। और साथियों, मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो भी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। नहीं भरोसा होगा तो आप एक बार आप लोग पेपर उठाकर देखिएगा, तब आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि ये यूट्यूब की दुनिया है, यहाँ पर बहुत सारे कंटेंट आपको मिलेंगे, लेकिन जो है आप भरोसा तभी करेंगे। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप हमारे ऊपर ट्रस्ट करें, लेकिन एक बार आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखें, तब आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में बने रहने के लिए। यदि आप चैनल पर नए हैं ज़रूर जुड़ें। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।